नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। समलैंगिक विवाह को नहीं मिली विधिक मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। संसद के पास है कानून बनाने का अधिकार। ऑस्ट्रेलिया सरकार नहीं करा सकी आदिवासियों के जीवन में सुधार का प्रस्ताव पारित, जनता ने किया खारिज। भेदभाव का शिकार होते हैं ऑस्ट्रेलिया के देशज निवासी। और सीटीबीटी से बाहर होने की रूस ने की घोषणा, यूएसए को बताया जिम्मेदार, अभी तक लागू नहीं हो सकी थी ये संधि। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अवैध ठहराने वाले कानून को रद्द कर दिया था। तब से ही समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता देने की अपील की जा रही थी। कोर्ट से किसी ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद कर रहे समलैंगिक समाज को निराशा हाथ लगी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अन्य 4 जजेस में संजय किशन कौल, हेमा कोहली, रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। इनमें से 3 जजों ने विपक्ष में और 2 जजों ने पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का फैसला संसद पर छोड़ा है। कोर्ट के मुताबिक संसद को समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने का अधिकार है। याचिका में एसएमए यानी विशेष विवाह अधिनियम की जेंडर न्यूट्रल व्याख्या करने की बात कही गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यदि एसएमए को खत्म किया गया तो देश आजादी से पहले वाले युग में चला जाएगा। वहीं अगर एसएमए की भाषा में परिवर्तन किया गया तो वह विधायिका के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला के बीच शादी की बात की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि पुरुष और महिला की जगह व्यक्ति कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि शादी के अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन LGBTQ+ लोगों के पास अपना पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कपल्स भी अन्य शादीशुदा जोड़ों की तरह बिना परेशानी के रह सकें। कोर्ट के फैसले से 4 मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए हैं। पहला, समलैंगिक विवाहों को विधिक मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, सिविल यूनियन बनाना संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट है, समलैंगिक जोड़ों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा समिति के गठन पर कोर्ट ने सहमति जाहिर की है। और चौथा पॉइंट है, समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है। सिविल यूनियन का मतलब 2 लोगों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप से है। इससे कानूनी सुरक्षा हासिल हो जाती है। प्राथमिक तौर पर इस व्यवस्था को यूएसए द्वारा शुरू किया गया था। 2015 से पहले यूएसए में भी समलैंगिक विवाह को लीगल स्टेटस हासिल नहीं था, इसलिए अलग अलग राज्यों ने सिविल यूनियन के लिए कानून लागू किए थे। 2015 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे यूएसए में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का फैसला सुनाया था। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में किसी देश के नागरिक अपने ही साथी नागरिकों के अधिकारों के लिए होने वाले सुधारों को बहुमत से नकार दें? हाल ही में ऐसा फैसला ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने लिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक रेफरेंडम लेकर आई थी। इसका मकसद देश में इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट नाम की एक सलाहकारी संस्था का गठन करना था, लेकिन देश की 60% जनसंख्या ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। इस प्रस्ताव के फेवर में सबसे ज्यादा वोट विक्टोरिया प्रांत में पड़े तो सबसे कम क्वींसलैंड में दर्ज किए गए। रेफरेंडम का मकसद ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस सिटीजन्स यानी देशज नागरिकों को देश के 122 साल पुराने संविधान में जगह दिलाना था। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस सिटीजन्स देश की जनसंख्या में 3.8% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये लोग देश में तकरीबन 65,000 सालों से निवास करते हैं, लेकिन संविधान में इन्हें जगह नहीं दी गई है। इस वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर ये ऑस्ट्रेलिया के अन्य लोगों से पीछे हैं। ऑस्ट्रेलियाई जनता द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे एक कैंपेन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस कैंपेन के जरिए ये सूचना फैलाई जा रही थी कि इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट संसद में एक 3rd चैम्बर बन जाएगी। साथ ही इससे आदिवासी लोगों को ज्यादा फेडरल फंडिंग भी हासिल हो सकेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मीडिया की इस मामले में आलोचना की है। उनके मुताबिक इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट केवल एक सलाहकारी संस्था के तौर पर गठित करने की योजना है। ज्यादा फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार देश में इन समूहों को जोड़ने के लिए प्रयास करती रहेगी।
आपको बता दें कि रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से मतलब है किसी मुद्दे पर या किसी प्रश्न पर पब्लिक वोटिंग कराना। रेफरेंडम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होते हैं। जब संसद लोगों के बिहाफ पर निर्णय लेती है तब इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। यह बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। दुनिया में USA को लेकर एक कहावत है, जहां फसाद नहीं वहां अंकल सैम। अंकल सैम एक कैरेक्टर है जो कि USA के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हाल के कुछ सालों में रूस अपने हर एक्शन के लिए अंकल सैम को ही जिम्मेदार बता रहा है। हाल ही में रूस की संसद ने CTBT को रद्द करने की घोषणा की है। इसके पीछे की वजह वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर USA का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया जा रहा है। CTBT से मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यह एक बहुपक्षीय संधि है। यह संधि हर तरह के परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो, शांतिपूर्ण मकसद के लिए हो, किसी भी तरह का हो। इतने कड़े प्रतिबंध के चलते ये संधि अभी तक रेटिफिकेशन के स्टेज में है। इस संधि को UN जनरल असेंबली द्वारा साल 1996 में अपनाया गया था। अभी भी 18 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा इस संधि को रेटिफाई किया जाना है। रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई देश संधि के प्रावधानों पर बाध्य होने की सहमति देता है। रूस ने इस संधि को साल 2000 में रेटिफाई किया था। इस संधि को लागू करने के लिए 44 स्पेसिफिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले देशों द्वारा हस्ताक्षर और रेटिफाई करना जरूरी था। हालांकि अभी तक इन 44 में से 8 देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। इनमें भारत, चीन, USA, इजिप्ट, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हैं। इसीलिए इतने सालों के बाद भी ये संधि अस्तित्व में नहीं आ सकी है। इस संधि को लाए जाने की कहानी दिलचस्प है। दरअसल साल 1945 में USA ने दुनिया का पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके 4 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने अपना पहला नाभिकीय परीक्षण किया। इस तरह 1945 से 1996 के बीच इन दोनों सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर आर्म्स की रेस चलती रही। न्यूक्लियर आर्म्स की इस रेस में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश भी शामिल हो गए। इसके बाद दुनिया को इन परमाणु परीक्षणों से पर्यावरण पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों की सुधाई और दुनिया भर में इसे लेकर आलोचना का दौर शुरू हो गया। फिर इन परीक्षणों को रोकने के लिए प्रयास हुए। इस तरह का पहला प्रयास हुआ साल 1963 में LTBT यानी लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के तौर पर। इस संधि ने वायुमंडल, आउटर स्पेस और पानी के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिए। इसमें जमीन के अंदर नाभिकीय परीक्षण की अनुमति दी गई थी। LTBT की इन सीमाओं पर 1968 की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दौरान भी चर्चा की गई थी, लेकिन तब इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी भी लाई गई। असली सफलता मिली शीत युद्ध खत्म होने के बाद। तब सोवियत यूनियन बिखर चुका था। ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए यूनाइटेड नेशंस ने CTBT का प्रस्ताव पेश किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से परमाणु हथियार अप्रसार संधि, जिसे आमतौर पर NPT परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 3, 4 और 5, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 3, 4 और 5। सही जवाब है इसका विकल्प A। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान दर्ज करने के लिए तैयार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने की घोषणा की है। साथ ही 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के गठन की बात कही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान मिशन की तैयारी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम करने की बात की गई है। गगनयान मिशन के जरिए भारत 2025 तक अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी में है।
2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने के लिए अंतरिक्ष विभाग रोड मैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन तैयार करेगा। चंद्रयान कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भेजा गया भारत का पहला मिशन था। यह मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर शामिल था। इसने चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल की खोज में अहम भूमिका निभाई। भारत का साल 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा। वहीं 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग में सफलता हासिल की। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। वहीं चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश भी बन गया। भारत के अलावा चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अन्य देश रूस, यूएसए और चीन हैं। आपको बता दें कि यूएसए के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वे यूएसए के अपोलो 11 मिशन में शामिल थे। वहीं राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा से साइकी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2029 तक मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का पता लगाना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के धातु कोर का अवशेष हो सकता है जो कभी पूरी तरह से नहीं बन पाया था। आपको बता दें कि आयरन ऑक्साइड वाले अन्य ग्रहों के विपरीत साइकी की संरचना ग्रहों के निर्माण की हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब दिया गया। अल्लू अर्जुन और संयुक्त रूप से आलिया भट्ट और कृति सेनन ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। न्याय विभाग देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू कर रहा है। इसमें पोक्सो अधिनियम के मामलों के लिए 389 विशेष अदालतें शामिल हैं। इसका उद्देश्य बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाना, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 303 एथलीट्स वाली 446 सदस्यीय मजबूत टीम देश का प्रतिनिधित्व करेगी। खेल मंत्रालय ने 17 खेल विधाओं में 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा एथलीट्स के साथ जाने के लिए कोच, एस्कॉर्ट्स, अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 143 कर्मियों को भी मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और अमेरिका में कॉर्टेवा एग्रीसाइंस की टीम द्वारा बाजरा के उन्नत जीनोम अनुक्रमों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है। इसका लक्ष्य एक ऐसी नस्ल विकसित करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी और पोषण से समृद्ध हो। यह उन्नत जीनोम मैपिंग मोती बाजरा अर्थात पर्ल मिलेट की आनुवंशिक संरचना की विस्तृत समझ प्रदान करती है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को निम्नलिखित में से कौन से देश के द्वारा रेटिफाई किया गया है? भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। राकेश शर्मा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगी भारत की सीमा में विकिरण जांच उपकरण RDE नहीं लगाया जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर चीन? सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न था, बाल्फोर घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इजराइल लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल मिस्र या फिर इजराइल सीरिया? सही जवाब है विकल्प बी, इजराइल फिलिस्तीन। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।